नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश विशेष। मैं हूं आपके साथ सरिता तिवारी। करते हैं खबरों की शुरुआत। राष्ट्रपति ने शनिवार को गोरक्षक पीठ के अधीन और गोरक्षक पीठाधीश्वर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की देखरेख में स्थापित महायोगी गोरखनाथ विश्वविद्यालय आरोग्य धाम सोनबरसा का समारोह पूर्वक लोकार्पण किया। मंच पर राष्ट्रपति के साथ उनकी पत्नी सविता कोविंद, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी में राष्ट्रपति ने कहा कि इस धरती में भगवान बुद्ध, महावीर स्वामी, संत कबीर, बाबा राघवदास, रामप्रसाद बिस्मिल, रघुपति सहाय, फिराक गोरखपुरी, विद्या निवास मिश्र, गीता प्रेस के आदि संपादक हनुमान प्रसाद पोद्दार की खुशबू है। राष्ट्रपति कोविंद ने कहा कि गोरखपुर सिद्ध योगियों की सर्वोच्च पीठ है। गुरु गोरक्षनाथ ने योग को लोक कल्याण का जरिया बनाया और उनकी इस पीठ की इस पूरे क्षेत्र में जंग आजादी, राजनीतिक और शैक्षिक पुनर्जागरण में महत्वपूर्ण भूमिका रही है। शिक्षा, ज्ञान के साथ विकास, संस्कृति, संस्कार, चरित्र निर्माण, स्वावलंबन, तार्किकता, करुणा और नवाचार का माध्यम होनी चाहिए। प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में वर्ष 2020 में बनी नई शिक्षा नीति का भी यही मकसद है। पूरा विश्वास है कि महायोगी गोरखनाथ विश्वविद्यालय नई शिक्षा नीति को आत्मसात करेगा। राष्ट्रपति ने गोरखनाथ विश्वविद्यालय में विजिटर बुक में अपने विचार व्यक्त किए और छात्रों के उज्जवल भविष्य की कामना की। विजिटर बुक में राष्ट्रपति ने अपने विचार व्यक्त किए और उन्होंने जो भी उनके विचार थे इसमें यहाँ पर लिखा, उच्च शिक्षण की स्तरीय सुविधा उपलब्ध कराने का ये प्रयास, उन्होंने कहा, आज की युवाओं और भावी पीढ़ियों के लिए दान सिद्ध होगा। तो यहाँ पर उन्होंने लिखा कि गोरखपुर सिद्ध योगियों की सर्वोच्च पीठ है और साथ ही लिखा कि राष्ट्रपति गुरु गोरक्षनाथ ने योग को लोक कल्याण का जरिया बताया। नई शिक्षा नीति से युवाओं का बेहतर विकास होगा, भावी पीढ़ियों के लिए वरदान सिद्ध होगा, ये भी यहाँ पर लिखा है। तो महायोगी गोरखनाथ विश्वविद्यालय की स्थापना उत्तर शिक्षण के क्षेत्र में एक क्रांतिकारी पहल है, ये भी उन्होंने अपने विचारों में यहाँ पर लिखा। बड़ी खबर इस वक्त ये कारी योगी कैबिनेट के विस्तार से जुड़ी खबर है। कैबिनेट विस्तार पर बीजेपी आलाकमान की मोहर लग चुकी है। कैबिनेट में 6 से 7 मंत्री बनाए जा सकते हैं। इनमें जो समाज के कौन कौन से आपको बता दें, ब्राह्मण, गुर्जर, पटेल, जाट, गोंड, इस समाज से आपको बता दें मंत्री बन सकते हैं। इनमें जो कुछ नाम सामने आ रहे हैं वो हैं जितिन प्रसाद, संजय निषाद और एक पटेल। ये 3 नाम आपको बता दें सामने आ रहे हैं सूत्रों के हवाले से जो खबर यहाँ पर मिल रही है। तो अलग अलग समाज के मंत्री यहाँ पर बन सकते हैं। योगी कैबिनेट का जल्दी विस्तार होने वाला है। अलग अलग समाज के जैसे बताया कि यहाँ पर मंत्री बन सकते, 6 से 7 नए मंत्री यहाँ पर बनेंगे। बीजेपी आलाकमान की मोहर भी लग चुकी है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 से पहले राजनीति दल और नेताओं का रंग भी बदल रहा है। लखनऊ में एसपी ऑफिस में माफिया डॉन और बहुजन समाज पार्टी के विधायक मुख्तार अंसारी के बड़े भाई सिबकदुल्ला अंसारी अपने बेटे के साथ पार्टी की सदस्यता उन्होंने ले ली है। इसके साथ ही अंबिका चौधरी ने भी बेटे के साथ से घर वापसी की है। मुलायम सिंह यादव सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे हैं। अंबिका चौधरी लोकसभा चुनाव के दौरान बहुजन समाज पार्टी में ये शामिल हो गए थे और फिर से वो अब समाजवादी पार्टी में शामिल हो चुके हैं। पूर्व मंत्री अंबिका चौधरी ने आज घर वापसी कर ली, यानी कि अंबिका चौधरी आज एसपी में शामिल हो चुके हैं। अंबिका चौधरी को एसपी प्रमुख अखिलेश यादव ने पार्टी की सदस्यता दिलवाई। आपको बता दें कि अंबिका चौधरी मुलायम सिंह यादव के बेहद करीबी माने जाते हैं। समाजवादी पार्टी संरक्षक मुलायम सिंह यादव के लंबे समय तक करीबी रहे अंबिका चौधरी एक बार फिर समाजवादी पार्टी वापस है। हमारे साथ बातचीत करने के समाजवादी पार्टी के पुराने नेता और मंत्री भी रहे हैं अंबिका चौधरी जी हमारे साथ मौजूद है। सर, कैसा क्या कहना, 22 का चुनाव भी आ रहा है, एक बार फिर से आपकी वापसी हुई है समाजवादी पार्टी में? ये प्रदेश की जो स्थितियां हैं, पूरे देश की जो स्थिति है और विशेषतः उत्तर प्रदेश की जो स्थिति है, इसमें जैसे संवैधानिक संस्थाओं को बिल्कुल ध्वस्त करने का काम किया गया है
और पूरी तरह से निजीकरण की ओर चलते हुए अपने कुछ मित्रों को देश की सारी संपत्ति दे करके और दुनिया के सबसे धनी लोगों में शुमार करने के लिए भारतीय जनता पार्टी जो कुछ कर रही है, और इस क्रम में उसने पूरी तरह से इस प्रदेश के किसानों का, नौजवानों का, व्यापारियों का, महिलाओं का और समाज के प्रत्येक तबके का जिस तरीके से उन्होंने उनके सपनों को सिर्फ तोड़ने का काम नहीं, उनकी कमर तोड़ने का काम किया है। और इस महंगाई को शीर्ष पर पहुंचा करके जहां पेट्रोल और डीजल 100 रुपए के ऊपर के रेट से बिक रहा है, उन स्थितियों में ये हम सबका कर्तव्य है, खासतौर से जिस किसी में थोड़ी भी राजनीतिक चेतना हो और जो स्वयं पीड़ित हो, उन सभी लोगों का ही कर्तव्य है कि इस सरकार को उखाड़ फेंके। और ये सिर्फ अखिलेश यादव जी की अगुवाई में समाजवादी पार्टी के नेतृत्व में संभव है। इसलिए मैं भी आज शामिल हुआ हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि प्रदेश की जनता पूरी तरह से समाजवादी पार्टी के पीछे खड़ी है और 2022 में माननीय अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री होंगे, बलिया शुरुआत करेगा। क्या लगता है कि जिस तरीके से तमाम सारे और भी जो दल है, भागीदारी मोर्चा भी तैयार हो रहा है, समाजवादी पार्टी कहाँ देखती है अपने आप को, क्योंकि बीजेपी की भी सत्ता है? बड़े राजनीतिक सवालों पर फिर कभी बात। चलिए, जाहिर है ये अंबिका चौधरी साफ तौर पे कहीं ना कहीं एक बड़ी उम्मीद जरूर है साफ तौर पे कि जो चुनाव है और चुनाव में कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी को मजबूत करने का जो बीड़ा है वो इनके सर पे रहेगा। हालांकि ये देखना जरूर होगा किस तरीके से कामयाबी मिलती है। रवि को सोनभद्र में आरएसएस की मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के संस्थापक और विशाल भारत संस्थान के संरक्षक इंद्रेश कुमार का दौरा था। उन्होंने कहा कि देश में कोई गरीब भूखा ना रहे और इसके लिए विशाल भारत संस्थान गरीब परिवारों को जोड़ने का काम कर रही है। इसी को लेकर इंद्रेश कुमार ने इंडिया न्यूज के साथ खास बातचीत की। सबसे पहले तो इंडिया न्यूज पर आपका स्वागत है और सब सोनभद्र आगमन है आपका। क्या जो खास कार्यक्रम रहा सोनभद्र? इंडियन न्यूज़ को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं उनके अपने अच्छे कर्म और कार्य के लिए, और देश हित में आप मुद्दे उठाते रहें और सुलझाते रहें, इसकी शुभकामना करता हूं। ऐसा है कि सोनभद्र में इस समय में विशाल भारत संस्थान एक मूवमेंट है जो नेताजी के सपनों के भारत के निर्माण में के रत कार्य कर रही है। उनके द्वारा और भूख मुक्त भारत बनाने के लिए अनाज बैंक प्रारंभ किया गया, जो लगभग इस समय काशी में 2200 से अधिक परिवारों के लिए गारंटी बन गया है, कोई ना सोए भूखे पेट। और उसके ब्रांचेस जगह जगह खोली जा रही हैं और इसी प्रकार से उसका ब्रांच सोनभद्र में भी आज खोलने के लिए आए। जिस तरह से तालिबान को लेकर भारत में जो प्रतिक्रिया उठ रही है, भारत के मुसलमान, आखिर क्या वजह क्या है कि भारत के मुसलमान जो तालिबान का सपोर्ट करते हुए दिख रहे हैं, क्या कहेंगे इस पर? ऐसा है, भारत में कुछ कट्टरपंथी आतंकी जो स्वभाव के कुछ नेता हैं, चाहे वो मुनव्वर राना होंगे, चाहे सज्जाद नौमानी होंगे, चाहे सांसद हबीबुर रहमान आदि होंगे, ये सब हैं। परंतु देश के मुसलमानों से जो मेरा इंटरैक्ट हुआ, काशी में हुआ, दिल्ली में हुआ और भी जगह पर हुआ, तो उन्होंने कहा कि हम आतंकी, बम गोली मारने वाले, औरतों की इज्जत लूटने वाले, बच्चों का कत्लेआम करने वाले, बर्बादी के रास्ते वाले विस्तारवादी, ऐसे हिंसक इस्लाम को और मुसलमान को पसंद नहीं करते हैं। हमें वो इस्लाम चाहिए जो अमन का हो, सुकून का हो, भाईचारे का हो, तालीम का हो और तरक्की का हो। भारत सरकार ने 2 कदम उठा लिए हैं। एक, उन्होंने ये कह दिया है कि हम तालिबानी सरकार को और कभी भी और ये नहीं करेंगे, मान्यता नहीं देंगे। दूसरा, जो उन्होंने हज़ारों करोड़ की मदद कुछ प्रोजेक्ट्स में दी है, उनका फंडिंग जो है रिलीज़ करने से रोक दिया है। आने वाले समय के अंदर पूरी दुनिया इस ताक में जरूर बैठी है कि वह हिंसा इसको मान्यता दे कि अहिंसा के रास्ते को मान्यता दे। आई होप सो वर्ल्ड विल चूज और नॉन वायलेंस, नॉट वायलेंस। विवेक श्रीवास्तव, इंडिया न्यूज।
खबर है मुजफ्फरनगर से, जहां मुजफ्फरनगर दंगे की 8वीं बरसी पर दंगे में मारे गए सचिन और गौरव को श्रद्धांजलि दी गई है। आपको बता दें कि 27 अगस्त 2013 को अपनी बहन से छेड़छाड़ होने पर दोनों ममेरे और फुफेरे भाइयों ने मिलकर छेड़छाड़ के आरोपी की हत्या कर दी थी। जिसके बाद ग्रामीणों ने मिलकर दोनों भाइयों की पीट कर हत्या कर दी थी। जिसके बाद मुजफ्फरनगर में दंगा भड़क गया, जिसमें से 60 से ज्यादा लोगों की जिसमें जान चली गई थी और करीब 5000 लोग बेघर हो गए थे। 29 अगस्त को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद अयोध्या आ रहे हैं। राष्ट्रपति के आने को लेकर तैयारियां की जा चुकी हैं और वहीं इस चंपत राय का कहना है कि वह स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति हैं जो अयोध्या दर्शन के लिए आ रहे हैं। उनके साथ सुरक्षा को लेकर कुछ पाबंदी है, पर अगर उन्हें बुलाया जाएगा तो वो जरूर मुलाकात करेंगे। वहीं उन्होंने कहा कि अयोध्या में राम मंदिर की नींव का काम लगभग पूरा हो गया है। अभी नींव का कार्य चल रहा है, बहुत थोड़ा चूंकि बचा है, इसलिए सामान्य भाषा में पूरा हो गया ये कहने में कोई नुकसान नहीं है, लेकिन अभी थोड़ा बचा है। राष्ट्रपति के साथ कुछ शिष्टाचार है, राष्ट्रपति महोदय के साथ कुछ सुरक्षा की परंपराएं बनी, जो मेरे से कहा जाएगा मैं करूँगा। खबर मिर्जापुर से, जहां भरूहना के जीडी बिन्नानी स्नाकोत्तर महाविद्यालय में दीक्षांत समारोह मनाया गया। 30 साल के बाद दोबारा दीक्षांत समारोह आयोजित होने पर कॉलेज परिसर को सजाया गया। इस दौरान मुख्य अतिथि प्रबंध समिति के सचिव राजेश कुमार बागडी ने मां सरस्वती के चित्र पर पुष्प अर्पित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। वहीं प्रधानाचार्य डॉक्टर राजीव अग्रवाल ने कहा कि नई शिक्षा पद्धति के अनुसार राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के निर्देश पर सभी महाविद्यालयों में दीक्षांत समारोह मनाया जा रहा है। इसके तहत कुल 3200 छात्र छात्राओं को उपाधि दी जाएगी। महाविद्यालय में आज दीक्षांत समारोह का आयोजन किया गया है। नई शिक्षा नीति के अंतर्गत दीक्षांत समारोह को काफ़ी महत्व दिया गया है और उत्तर प्रदेश की राज्यपाल माननीय आनंदीबेन पटेल जी का यह निर्देश है कि प्रत्येक महाविद्यालयों के द्वारा इस तरह के दीक्षांत समारोह आयोजित किए जाएं। हम लोगों ने पहला दीक्षांत समारोह 1991 में आयोजित किया था, जिस समय प्रोफेसर डॉक्टर रामहंस गुप्त जी इस महाविद्यालय के प्राचार्य थे और प्रोफेसर राजनाथ सिंह जो तत्कालीन शिक्षा मंत्री थे, उन्हीं के सानिध्य में हम लोगों ने इस दीक्षांत समारोह को आयोजित। बरेली में नगर निगम बोर्ड की बैठक में काफी हंगामा हुआ। पार्षदों से मारपीट का भी आरोप है। मेयर के गनर पर मारपीट का आरोप लगा है। बोर्ड की बैठक में कई प्रस्ताव पास होने थे, जहां पर आपको बता दें मारपीट हो गई है। बरेली से एक खबर आपको बता रहे हैं, नगर निगम की बोर्ड की बैठक चल रही थी। इस दौरान काफी बैठक में हंगामा हो गया। पार्षदों से मारपीट का ये आरोप यहां पर लगाया जा रहा है। बता दें कि जो मेयर के गनर हैं उन पर मारपीट का आरोप है। तो बरेली में नगर निगम की बैठक के दौरान काफी यहां पर हंगामा हुआ। इस बैठक में बताया जा रहा है कि कई सारे प्रस्ताव पास होने थे। वहीं जनपद बहराइच के दौरे पर पहुंचे समाजवादी पार्टी के मुंबई के प्रदेश अध्यक्ष आबू असम आजमी ने योगी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि योगी जी जिस तरह से जिलों का नाम बदल रहे हैं उससे विकास नहीं होने वाला है। जिलों का विकास काम करने से होता है। योगी सरकार पर वार करते हुए उन्होंने ये भी कहा कि आज जिस तरह से प्रदेश में महिलाओं के साथ अत्याचार और गुंडाराज का बोलबाला हो चुका है, इससे साफ जाहिर होता है कि प्रदेश में कानून व्यवस्था पटरी पर नहीं है। मैं देख रहा हूँ यूपी में लॉ एंड ऑर्डर है नहीं कोई चीज़। लड़की रेप हो गया, लड़की भाग रही है, कोई गिरफ्तारी नहीं हो रही है। ऐसे हजारों आदमी ने स्पीच के एक्सप्रेशन का लॉ उसको अथराइज करता है कि वो कोई भी बोल सके। सरकार के खिलाफ बोल दिया तो समझो वतन के खिलाफ बोल दिया, ये हो रहा है। और यूपी में अगर महाराष्ट्र में एक आदमी कहेगा कि मैं मुख्यमंत्री के नीचे बजाऊंगा तो कार्यकर्ता बर्दाश्त करने वाला नहीं। वो कार्यकर्ता किसका है? बाला साहब ठाकरे का है। और शिवसेना किस तरह की थी क्या कि ये भी पहले नारायण राणे साहब भी पहले शिवसेना में थे, इनको भी वहीं से प्रैक्टिस मिली है, तो नहीं जानते शिवसेना क्या करती है। कि कुछ नया जिला तो बना दो तो मैं समझूँ कुछ किया आपने। एक शायर ने कहा ना कि पुराने जिलों के नाम बदलने से क्या होगा, नया कोई जिला बनाओ तो कई बात बने।
यहाँ पर वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जब लौटेंगे आप देखते रहिए इंडिया न्यूज। पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह को श्रद्धांजलि देते हुए राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने कहा कि एक युग का अंत हुआ है। कल्याण सिंह ने जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के विकास को गति दी है, उन्होंने राजस्थान को विकसित करने में मदद की थी। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया ने राज पैलेस पहुंचकर पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह को श्रद्धांजलि अर्पित की। राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने कहा कि राम मंदिर से उनका नाम सदैव जुड़ा रहेगा। हमारे आदरणीय राज्यपाल थे, तो उस समय मैं मुख्यमंत्री थी, तो मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य था कि उनके मार्गदर्शन में मुझे काम करने का मौका मिला। बहुत ही सहज, सरल और लोकप्रिय व्यक्ति। ऐसे जब भी उनके पास जाती थी तो हमेशा उन्होंने परिवार जैसे मेरे साथ व्यवहार किया। उन्होंने जब भी काम किया गरीबों के लिए, असहायों के लिए, सबसे पहले उनका ध्यान जाया करता था। मैं मानती हूँ कि राम मंदिर के संदर्भ में उनका नाम हमेशा जुड़ा रहेगा। आगरा की बेटी हिमानी बुंदेला ने इतिहास रच दिया है। कौन बनेगा करोड़पति सीजन 13 में इतिहास रचा है। सीजन 13 में हिमानी ने 1 करोड़ रुपए जीत लिए हैं। 7 करोड़ के सवाल के लिए हिमानी ने अटेम्प्ट किया। आगरा के उखर्रा रोड की रहने वाली हिमानी, तो 1 करोड़ उन्होंने जीत लिए हैं। 7 करोड़ के लिए भी उन्होंने, आपको बता दें, सवाल का जवाब देने की कोशिश की थी, यानी कि उस पर अटेम्प्ट भी उन्होंने किया था। तो इस सीजन की पहली करोड़पति कह सकते हैं बन गई हैं और 1 करोड़ रुपए उन्होंने जीत लिए हैं। देखिए, अमाउंट कितना भी जीता हो वो बात मैटर नहीं करती, लेकिन वहां जाकर जो हमको रिस्पेक्ट मिला है ना, और जो कॉन्फिडेंस बिल्डअप हुआ है, वो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो और जो फील वाली बात आप बोल रहे हैं, वो तो शायद मैं वर्ड्स में एक्सप्रेस नहीं कर सकती। वहाँ क्या फील हुआ, लेकिन ये था कि हाँ, लाइफ में एक सोचा करते थे ना, एक इमेजिनेशन होता है सबका कि हमारी लाइफ में ऐसा होना चाहिए, ये दिन कभी आएगा या नहीं, वो सब कुछ। देखिए, अमाउंट। खबर अब शामली से, जहां कलेक्ट्रेट में राष्ट्रीय लोक दल ने अपनी 9 सूत्रीय मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया। साथ ही सरकार पर जमकर निशाना साधा। रालोद के नेताओं का कहना था कि केंद्र ने गन्ने के रेट में सिर्फ 5 रुपए की बढ़ोतरी की है। वहीं उन्होंने यूपी सरकार से भी रेट बढ़ाए जाने की और मांग की है। रालोद नेताओं ने कहा कि सरकार चुनाव के दौरान 14 दिन से गन्ना भुगतान की बात करती थी। वहीं उनका कहना था कि अगर सरकार हमारी मांगों को नहीं मानती तो इसका असर चुनाव में देखने को मिलेगा। और फिलहाल इसी के साथ उत्तर प्रदेश विशेष में इतना ही। आगे खबरें जारी हैं, आप देखते रहिए इंडिया न्यूज। नमस्कार।